चीजें और शराब हिंदुस्तान में आती जी जी। तो उनके जो पॉट मिलते थे शराब के, उस तरीके के पॉट हमारे इंडिया की मट्टी से नहीं बने जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला कि हमारे चंद्रपुर का भी संबंध उस पीरियड में आज से 28,000 साल पहले रोम का व्यापार था हमारे से। अच्छा। और 1939 में देश की आज़ादी के पहले टडाली में एक ब्रिटिश लोगों का एक उत्खनन हुआ जिसका उल्लेख बहुत कम जगह है। वहाँ पे उनको रोमन के काफी सिक्के मिले। अच्छा। तो ये तो पक्का हो गया कि हमारे चंद्रपुर का संबंध सातवाहन पीरियड में रोम के साथ में। अच्छा। दूसरी उसमें सबसे बड़ी जो चीज मिली हमें, यानी इतिहास को चेंज भी हम कैसे कर सकते हैं प्रमाण के जरिए। जी अपने भद्रावती में विजयसन की गुफा शायद सभी लोगों ने देखी है। जी जी। हम विजयसन की गुफा जैसे एंटर करेंगे, राइट साइड में तुरंत एक ब्राह्मी का लेक है। अच्छा। वो लेक काफी डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन उसमें 4-5 शब्द ऐसे समझ में आते हैं। एक जगह आता है श्री, फिर आता है रुद्र, जी। सा और ची। वो रुद्र साची का उल्लेख अलेक्जेंडर कैनिंगम का नाम इतिहास से अगर जुड़ा है तो शायद सभी ने सुना होगा कि उन्होंने भारत के आर्कोलॉजी को जो सबसे ज्यादा संशोधन किया और सबसे ज्यादा जो लिस्टिंग किया वो अलेक्जेंडर कैनिंगम थे। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छा। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की जी। और वो रिपोर्ट थी सेंट्रल प्रोविंशियल टूर की रिपोर्ट थी। जी। 1873 से लेकर 74 तक। जी जी। उस पीरियड में वो पूरे विदर्भ में आए और मारकंडा तक गए। उसके बाद में वहां से वो बस्तर गए। अच्छा। उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट है मेरे पास में, उन्होंने विजयसन गुफा के बारे में ये लिखा कि ये सातवाहन पीरियड की गुफा है और उसमें एक शिलालेख है। उस शिलालेख में लिखा हुआ है श्री रुद्र साची। बाद में उन्होंने नीचे ये लिख दिया कि ये कोई तो भी एक पिलिग्रिम था, उसने अपना यहाँ पर विजिट करने के लिए आया होगा और अपना नाम लिख के चला गया। ऐसा तो काफी बार होता है, हमारे बच्चे आज भी कहीं तो भी जाते हैं अपना नाम लिख के चले जाते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग बना देते हैं उसमें। ये सिलसिला आज से नहीं है, ये पुरातन काल से चला है। चंदनखेड़ा की एक्सकेवेशन में हमको फिर से एक खुदाई में सीलिंग प्राप्त हुई। पहली जो सीलिंग थी वो सरफेस पे मिली, यानी वो ईंट भट्टों वालों को मिली थी, वो खुदाई में नहीं मिली, जिसके कारण हमने उसको खोजा। दूसरी जो सीलिंग मिली थी एक्सकेवेशन में, वो सीलिंग पे श्री रुद्रस्य, ऐसा श्री रुद्रस्य सीलिंग थी और वो उल्टी सीलिंग थी, यानी अगर हम उसको छापेंगे तभी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़। अच्छा अच्छा। अभी मैं आपको ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि इतिहास कैसे चेंज होता है। अलेक्जेंडर कैनिंगम ने बता दिया अपनी किताब में कि वो रुद्र जो था वो एक पिलिग्रिम था, वो आया, उसने विजिट किया, अपना नाम लिखा, चला गया। उस थ्योरी को हम लोगों ने फेल किया। फेल इसीलिए किया कि वो सीलिंग जब मिली हमको रुद्रस्य, यानी रुद्र की खुद की सर मेरी जी। रुद्रस्य की सील मिलना चंदनखेड़ा के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि चंदनखेड़ा के ही लोगों ने भद्रावती में उस गुफा का निर्माण कराया और उन्होंने उसमें अपना नाम लिखा, क्योंकि वो चंदनखेड़ा का श्रेष्ठी था। क्योंकि देखिए सील और सीलिंग ये आम आदमी की नहीं रहती थी उस जमाने। जो लोग राज्य करते थे उन्हीं की सीलिंग चलती थी और व्यापारियों की सीलिंग अलग टाइप की रहती थी। अच्छा। तो चंदनखेड़ा की खुदाई में ऐसे ऐसे हमें प्रमाण मिले जो कि महाराष्ट्र के हिस्ट्री में सातवाहन के एक्सकेवेशन में ऐसे प्रमाण हमको कहीं नहीं मिले। चंदनखेड़ा की खुदाई में एक बहुत बड़ी चीज जो हमको ऐसे मिली कि एक गोल्ड का कॉइन रिपोर्ट हुआ। जिस दिन वो गोल्ड का कॉइन हमको रिपोर्ट हुआ वो नल डायनेस्टी का था, उस पे ब्राह्मी लिपि में श्री वराहराज लिखा था, लेकिन उस कॉइन में 2 छेद थे। अच्छा। छेद का ये मतलब था कि किसी ने उसको लॉकेट बना के पहना होगा, क्योंकि उसमें एक नंदी का एक अंकन था उसमें। जी जी। सेम डे हमें एक बहुत बड़ा घड़ा प्राप्त हुआ वहां पे। तो आपको मालूम है ना कि हम जैसे आने के पहले हम लोग देहात की बात कर रहे थे कि गांव में
कोई चीज कितने जल्दी स्प्रेड होती है। जी जी। पहले दिन कॉइन मिला, हाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गांव में और बताया कि हमें ये कॉइन मिला, ये गोल्ड का कॉइन मिला। हाँ हाँ। लेकिन जैसे वो बड़ा एक पॉट मिला, पूरे गांव में खबर लग गई कि ये पॉट में पूरे सोने के सिक्के हैं। और संध्या मैडम, आप विश्वास करोगे कि खबर फैलते ही शाम को 7 बजे 6 बजे हमने काम बंद किया। 4 से 5 हजार पब्लिक वो साइड पे आके बैठ गई कि आता सोन्याचा अंडा भेटला। हमने यहाँ के कलेक्टर को फोन किया, बोला सर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप आइए और यहाँ पुलिस भेजिए, नहीं तो वो हंडा में सब लापता हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो 4-5 लोग हैं एक्सकवेशन में। उन्होंने सब फोर्स को भेजा। उन्होंने बोला कि अगर हो सके तो इसको रात को ही खोल दो ना आप लोग। पूरा रात को हमने वीडियो लगा के उस पॉट को ओपन किया। उसमें कुछ भी नहीं था, मट्टी छोड़ के कुछ नहीं, खाली था पूरा, पूरा खाली था। लेकिन चंदन खेड़ा की खुदाई में जो चीजें मिली, सबसे बड़ी बात आपको बताओ कि जैसे हमारे यहाँ पर आज भी देहातों में शादी के पहले कुछ माता माई का पूजन करते हैं और बकरा काटते हैं और खाने के बाद में जितनी हड्डियां हैं उसको फेंकते नहीं है, तो शायद वो प्रसाद करके रहता है, उसको एक जगह गाड़ दिया जाता है। ये सही बात है। चंदन खेड़ा की खुदाई में जब वहाँ पे किसी लेयर को कट कर रहे थे तो एक वेसल सरीखा ऐसा कुछ दिखा और वो ऊपर का पोर्शन टूट के गिर गया और उसके अंदर में टोटल हड्डियां थी। उस समय तो हमें नहीं पता चला कि वो हड्डी किसकी है, क्योंकि जितना सामान मिलता है उसको फोरेंसिक लैब में भेजना होता है ताकि हम ये पता कर सके कि ये किस जानवर की हड्डी है और इसका पीरियड क्या है, क्योंकि कार्बन डेटिंग करके वो फोरेंसिक लैब वाले पता करते हैं। सही बात। वो होने के बाद में बाटे वरवंटे और वो उस जमाने में उनके पोशाक कैसे थे, तो उसमें कुछ मूर्तियां मिली। अच्छा। तो सातवाहना पीरियड में लेडीज कैसे साज श्रृंगार करती थी, उनका जूड़ा कैसे होता था, आदमी क्या पहनते थे, ये सब वो छोटी छोटी मूर्तियों जो टुकड़े में मिली जी, तो उसको हमने कंप्लीट यहाँ पर ये सुदर्शन जी 12 पात्रे बैठे हैं, इनको हमने बुलाया वहाँ पर। ये मैं बोला सुदर्शन जी ये एक मूर्ति का आधा पार्ट यानी 75% पार्ट है, इसको आप 100% ड्रा करो जी। तो सुदर्शन 12 पात्रे सर ने उसको 100% ड्रॉ किया, यानी जितना समझ आओ इतना पोर्शन था तो यहाँ पर क्या हो सकता है उसको हमने कंप्लीट किया। तो उस समय का पहनावा कैसा था, वो ऑर्नामेंट क्या पहनते थे, तो वो सभी का अंकन उस मूर्तियों में हमें प्राप्त हुआ। उनके खाने के बर्तन कैसे थे, तो बहुत सारे क्योंकि सातवाहना पीरियड में शायद मेटल में खाना, उस समय मेटल वो लोगों ने अडॉप्ट किया था नहीं किया था, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी टेराकोटा की प्लेट्स का बॉल और पाटे वरवंटे सिर्फ वहीं के मिले। चंदन खेड़ा की खुदाई हमारे चंद्रपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ी न्यू डाल के गई। हालांकि वो साइट हमने जितना खोदा था उसको लिस्ट किया और उसकी रिपोर्ट मैंने अभी मार्च में पब्लिश की उसकी, और बाद में हमने उसको ढक दिया था। एक्सक्लूशन का एक रूल होता है कि आप एक्सक्लूशन होने के बाद में उसमें प्लास्टिक का एक लेयर बिछा के उसको मट्टी से ढक दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी अगर भी इसमें कुछ संशोधन करना चाहे, कुछ खोजना चाहे तो वो उसको ओपन करके खोज सकती है, और हमने उसको पूरा रिकॉर्ड करके अच्छे से बंद कर दिया। अच्छा। तो चंदन खेड़ा की खुदाई में चंद्रपुर का इतिहास थोड़ा बदला थोड़ा सा। अच्छा। यानी हम जिस चीज को पिलीग्रिम होते थे वो पिलीग्रिम नहीं था, वो वहाँ का श्रेष्ठी था। और ये बात में इससे डिटेल से ये पता चला कि चंदन खेड़ा भद्रावती से भी प्राचीन था। वहाँ के लोगों ने ही उसको दान करके उसको वहाँ पर ओपन किया था। तो ये बहुत सारी चीज एक्सक्लूशन में पता चलती है। अच्छा। तो चंदन खेड़ा की खुदाई हमारे चंद्रपुर के इतिहास के लिए एक न्यू है। अच्छा। बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। और भविष्य में ऐसे एक्सक्लूशन होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ का जो वैभवशाली गौरवशाली इतिहास है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जी बिलकुल। सर मला हे सांगा, तुमच्या इतिहासाच्या अभ्यासाच्या वाटचालीतील तुमचे प्रेरणास्थान आदर्श कोणते आहेत? मैडम ये बहुत व्यक्तिगत क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से मेरा, तरी पण थोडं आमच्या श्रोत्यांना ऐकायला आवडेल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने 94-95 में कार्ड का काम किया और उसके बाद में
और 2000 में मैंने एक्सकेवेशन का काम किया, लेकिन वो WCL का किया। वो काम में मुझे काफ़ी लॉस हुआ, अच्छा। और इतना हैवी लॉस था कि मैं अपने घर में कैद सा हो गया था कि मेरे लाइफ में इतना बड़ा लॉस आ गया। और उसमें मेरी एक प्रॉपर्टी बैग को मैंने वो बेच के भर दी थी। मैं घर में बैठा रहता था। तो मेरी मिसेस इंदिरा गांधी हॉल में एक कॉइन का एग्जीबिशन लगा था, तो वो वहाँ गई और उन्होंने मुझे एक शिवाजी का एक कॉपर का कॉइन लेके आया। तो मैंने पूछा कि क्यों लाया आपने? तो बोले कि आप बचपन में कॉइन जमा करते थे। मैं उनको बताया था, तो मतलब कितने का है? तो उन्होंने बोला कि ये 12 रुपए का है। मैंने लेके रख लिया। वो रखने के बाद में मैं मेरे परम आदरणीय गुरुवर मनोहर जी सप्रे के पास में जी। मैंने अगर अपने पिताजी के पास किसी आदमी को अगर तवज्जो दी है तो वो सिर्फ मनोहर सप्रे साहब जी। क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरे पूरे दिन में लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। अच्छा। वो बोलते थे क्या हो गया, लॉस हुआ तो हुआ, तेरे पिताजी के पास, तेरे पिताजी सेठ है, इतने सारे प्लॉट क्या खेती के लिए रखे हैं, क्या बेच के कर दिए तो क्या हो गया, ये वो बहुत सारे वो उपदेश देते थे। और मैं उनका उपदेश सुनने के लिए रोज उनके पास जाता था डेली। तो वो बोलते थे कि अशोक अगर आपका इंटरेस्ट कॉइन में है, बचपन में कॉइन नहीं जमा करता तेरा टाइम पास हो जाएगा, कुछ किताबें पढ़। उन्होंने मुझे कुछ इतिहास की किताबें दी मुझे पढ़ने के लिए। बोले देखिए मेरे जिंदगी का मैं निचोड़ तेरे को दे रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में हजारों किताब पढ़ा हूँ, उसमें से मैं तेरे को सिर्फ 2 ही किताब देता हूँ। तेरा 1000 किताबों का वक्त बच गया, ये 2 किताब अच्छे से पढ़। अच्छा। यही प्रयोग उन्होंने मेरे छोटे भाई के बच्चे के ऊपर भी किया। तो मेरे प्रेरणा तो स्थान मेरे 2 ही हैं, एक मेरी मिसेस जी जी और दूसरे मेरे आदरणीय परम आदरणीय सप्रे सर। सर। और आदर्श अगर आप पूछेंगे तो उसमें भी 2 आदर्श है मेरे। जी। मेरे 2 आदर्शों में स्वर्गीय बाबा साहब पुरंदरे जी। और दूसरे मेरे आदर्श है प्राध्यापक मदन राव जी धन। जी जी। क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतिहास के प्रति जागरूकता लाने का जो इन्होंने काम किया है जी। वो काम किसी ने भी नहीं किया। जी। जब वो लोकमत समाचार या लोकमत ग्रुप में थे तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि अशोक अभी तेरे पास बहुत सारे कॉइन जमा हो गए, तो एक 100 कॉइन के बारे में आर्टिकल लिख के दे, मैं उसको लोकमत में प्रकाशित कराऊंगा। तो वो लोकमत में संपादक, जब मैं उनके पास में 100 आर्टिकल विद फोटोग्राफ लेके गया तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाया। बोले कि नहीं अशोक अभी इसको मैं नहीं छापूंगा, इसको मैं किताब के रूप में पब्लिश करूंगा। और उनके कारण मेरी पहली सिक्कों के ऊपर की किताब हिंदी में भारतीय चर्चित सिक्के प्रकाशित हुई। अच्छा। और दूसरे में आपको बताया कि आदरणीय स्वर्गीय बाबा साहब पुरंदरे, उनके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो शायद तो प्रश्न बहुत समय कम लगेगा। मैं उनके बारे में थोडी चर्चा आपसे आगे करूंगा। हो हो, तो प्रश्न आहेच आपल्याकडे ऑलरेडी। आणि सर सप्रे सरांनी तुम्हाला जी 2 पुस्तकं दिली होती तर त्याच्यामध्ये काय होतं इतिहासाबद्दल असं विशेष काही आम्हाला सांगू शकाल का? उन्होंने बस्तर की एक गोंड जो जाति थी उसके ऊपर उन्होंने मुझे किताब दिया था कि अच्छा। और वो जो जैसे अपने यहाँ माड़िया होते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने वो बैगा जाति थी, बैगा जी। जैसे कोरकू होते हैं अपने तरफ में आदिवासी समाज, वहाँ पर उनको किसी ने वो जो पुस्तक भेंट की थी बैगा आदिवासियों के ऊपर, तो एक वो किताब दी थी उन्होंने। और दूसरा एक सेतु माधव पगड़ी की किताब उन्होंने मुझे दिया था। सेतु माधव पगड़ी बहुत बड़े इतिहासकार थे हमारे, और उन्होंने जो किताब दिया था वो किताब उन्होंने औरंगजेब के ऊपर लिखा था, और उस किताब को महाराष्ट्र शासन ने प्रकाशित किया जी। शासन से जी। तो ये 2 किताब उन्होंने दिया था। लेकिन बैगा वाले से तो मुझे आदिवासियों का कल्चर पता चला, लेकिन जो दूसरी किताब उन्होंने दिया था औरंगजेब की, औरंगजेबाचा इतिहास, तो मैंने एक, क्योंकि मुझे मालूम था कि सप्रे सर किताब देने के बाद में ये जरूर पूछेंगे कि तूने पढ़ा क्या, और पढ़ने के बाद जिस आदमी ने हजारों किताब पढ़ाया था उनको एक-एक पेज मालूम है कहाँ क्या क्या पढ़ा।